Negotiable Instrument Act. Boys and girls, let us hear it. Negotiable Instrument Act 1881. Negotiable Instrument Act 1881 में सबसे पहले आपको जानने का मन करता होगा कि आखिर ये negotiable instrument क्या होता है. What do you mean by negotiable instrument? What is the meaning of negotiable instrument? मैं आपको बता दूं, negotiable instrument जो है ना, Act has completely failed to define what is negotiable instrument. According to section 13, negotiable instrument में उन्होंने खाली बताया तीन प्रकार के negotiable instrument होते हैं. Promissory note, bill of exchange and check. Promissory note, bill of exchange and check. ठीक है. So the Act fails to define negotiable instrument. Three types of NI are there: promissory note, bill of exchange, check. Promissory note, bill of exchange, check का sections क्या है? Section 4, 5, 6 respectively. Section 4, 5, 6 respectively. Okay, Section 4, 5 and 6 respectively. अब तो अगर एक्ट ने एनआई को ठीक से डिफाइन नहीं किया तो फिर किसने किया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन तो चाहिए. बिल्कुल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन तो चाहिए बेटा. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया गया है बाय जस्टिस विलिस जे. बाय जस्टिस विलिस जे. So negotiable instrument has been defined as per Justice Willis J. According to Justice Willis J, negotiable instrument means an instrument. Negotiable instrument एक ऐसा instrument है. The property in which is acquired by anyone. Negotiable instrument means an instrument. ये देखो, negotiable instrument means an instrument. According to Justice Willis J, negotiable instrument means an instrument. The property in which is acquired by anyone. Property means ownership. Ownership of negotiable instrument is acquired by anyone who satisfies two conditions. He takes it in good faith and for value. So if anyone who takes the negotiable instrument in good faith, without any conspiracy, without any fraud, takes it in good faith and for value means by giving consideration, he will get the ownership of negotiable instrument. Notwithstanding any defect of title in the person, from whom he took it. Notwithstanding any defect of title, notwithstanding मतलब भाड़ में गया any defect of title, irrespective of any defect of title in the person from whom he took it. Notwithstanding भाड़ में गया any defect of title in the person from whom he took it. भले ही सामने वाला चोर है, लेकिन अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उस चोर से ले रहे हैं, चोर ने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, फिर भी आपको उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा अगर आपने गुड फेथ में लिया. आपको नहीं पता था कि जिससे आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं वो सामने वाला चोर है, ये आपको नहीं पता था. आपने गुड फेथ में एक्ट किया और आपने गुड्स बेचा, उसको रुपया दिया, कंसिडरेशन दिया, मतलब आपने वैल्यू दिया, तो आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस एन इंस्ट्रूमेंट, द प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप इन विच इज अक्वायर्ड बाय एनीवन हु टेक्स इट इन बोना फिडे यानी गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू यानी कंसिडरेशन, नॉटविथस्टैंडिंग एनी डिफेक्ट ऑफ टाइटल इन द पर्सन फ्रॉम होम ही टुक इट. एग्जाम्पल, ए एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ए के पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था. बी ने उसको चुरा लिया, बी ने चोरी कर लिया. क्या बी को ओनरशिप मिलेगा? नहीं. क्यों बी को ओनरशिप क्यों नहीं मिलेगा? अरे उसने वैल्यू थोड़ी ना दिया और उसने गुड फेथ में थोड़ी ना एक्ट किया. सुनो, लेकिन मान लो बी जो चोरी कर लिया ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बी चोर है, लेकिन बी अब जो चोर है वो ट्रांसफर कर देता है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सी को इन गुड फेथ, और सी ने उसको वैल्यू भी दिया, कंसिडरेशन भी दिया, तो क्या सी को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा? यस. अब आ जाओ प्रॉमिसरी नोट. बेटा क्या होता है? फटाफट आ जाओ बेटा. प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. बॉयज एंड गर्ल्स, लेट अस हिट इट. प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन नंबर बताओ. प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन नंबर 4 है, बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन नंबर 5 है, चेक का सेक्शन नंबर 6 है. सेक्शन 4, 5, 6. सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट सेक्शन नंबर 4. प्रॉमिसरी नोट सेक्शन नंबर 4. प्रॉमिसरी नोट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4 क्या होता है बेटा? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. प्रॉमिसरी नोट मींस एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. ओरल promissory note can never be made. It has to be in writing. So promissory note means an instrument in writing containing an unconditional undertaking. Undertaking means promise signed by the maker. It should be signed by the maker to pay certain sum of money. Amount payable certain होना चाहिए. To pay certain sum of money to a certain person or to his order or to the bearer of the instrument. Only to a certain person or to his order or to the bearer of the instrument. So देखो promissory note section 4 में मैंने क्या क्या फीचर बताया. It's an instrument in writing. Yes sir, ये writing में होता है. Other than bank note और currency note. मतलब currency note. देखो, देखा जाए तो ये जो currency note होता है बेटा, अरे कभी तो currency note देखे होगे बेशर्मो? नहीं सर, आप दे दीजिए, देख लेते हैं. मैंने भी डिजिटल देखा है डिमोनेटाइजेशन के बाद. जोक्स अपार्ट, करेंसी नोट देखा ना? करेंसी नोट में तुम देखोगे, करेंसी नोट भी तो यार सारा फीचर सेटिस्फाई करता है प्रॉमिसरी नोट का.
उसमें भी अनकंडीशनल अंडरटेकिंग रहता है, लिखा रहता है ना। कभी फालतू टाइम में अगर देखो करेंसी नोट में, आई प्रॉमिस टू पे बेयर सम ऑफ ₹2000, आई प्रॉमिस टू पे बेयर, तो उसमें भी तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग रहता है, साइन बाय द मेकर, बिल्कुल। गवर्नर ऑफ आरबीआई साइन करता है उसको, साइन बाय द मेकर है। सर्टेन सम ऑफ मनी है, बिल्कुल। जो करेंसी नोट रहता है उसमें भी तो भाई लिखा रहता है ना, आई प्रॉमिस टू पे बेयर सम ऑफ ₹2000, बिल्कुल भाई, सर्टेन सम ऑफ मनी है, टू अ सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ बेयरर, बिल्कुल भाई। करेंसी नोट जो है वो बेयरर को पेबल रहता है ना, लिखा रहता है ना, आई प्रॉमिस टू पे a sum of ₹2000 टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो करेंसी नोट भी तो सारा फीचर सेटिस्फाई करता है। क्या करेंसी नोट सारा फीचर सेटिस्फाई करता है? हाँ, सेटिस्फाई करता है सारा फीचर प्रोमिसरी नोट का। बट इज इट अ प्रोमिसरी नोट? नो, इट्स नॉट अ प्रोमिसरी नोट, बिकॉज डेफिनेशन में लिख दिया गया अदर देन बैंक नोट, करेंसी नोट। प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट other than banknote or currency note which contains an unconditional undertaking any promise signed by the maker to pay a certain sum of money only to a certain person or to his order or to the bearer of the instrument. Can oral promissory note be held valid? ना बाबा ना, invalid. Oral promissory note is invalid. ठीक है। ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए promises to pay B in writing 5000 and other sum due. अगर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको 5000 रुपया दूंगा एंड अदर सम ड्यू, ये वैलिड है कि इनवैलिड है? आंसर इज इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है बोलो तो? 5000 एंड अदर सम ड्यू, तो अदर सम ड्यू तो मेंशन नहीं है ना, तो ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। बिकॉज अमाउंट पेएबल मस्ट बी सर्टेन, ये अदर सम ड्यू अनसर्टेन है। ए प्रोमिसेस टू पे 5000 टू बी इन राइटिंग इफ सी डाइज, साइन वगैरह भी है, इफ सी डाइज। मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे महानुभाव लोग को लगता है कि ये इनवैलिड है, क्योंकि यहां पर आ गया इफ सी डाइज। मैं बता दूं ये वैलिड है, ये वैलिड है सर। लेकिन आप तो बोले थे सर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए। हाँ, अभी भी अनकंडीशनल प्रॉमिस ही है, ये अनकंडीशनल माना जाएगा क्योंकि सी का मरना कभी ना कभी तय है। एनी इवेंट विच इज बाउंड टू हैपन इज रिगार्डेड एज अनकंडीशनल। वैलिड, अनकंडीशनल मींस एनी इवेंट विच इज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर, तो ये वैलिड है। लेकिन अगर यही बोला जाता कि मैं आपको 5000 जो है प्रॉमिस कर रहा हूं दूंगा इफ सी डाइज लीविंग इनफ सम ऑफ मनी, देखो यहां तक ठीक था, इफ सी डाइज ये तो होना निश्चित है, बट सी डाइज लीविंग इनफ सम ऑफ मनी, सी मरेगा ये पक्का है, पैसा छोड़ करके मरेगा सी, ये पक्का नहीं है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। मैं आपको बता दूं प्रोमिसरी नोट जो है ना, देखो डेफिनेशन में भले लिखा हुआ है पेबल टू सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर टू द बेयरर, बट प्रोमिसरी नोट जो है ना वो एक्चुअल में बेयरर को पेबल नहीं हो सकता, वो सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ही रहेगा। प्रोमिसरी नोट कैन नेवर बी मेड पेबल टू बेयरर, इट हैज टू मेंशन, it has to be payable to a certain person or to his order, it cannot be made payable to bearer. Why sir? Because of section 31 of RBI Act 1934, वहां पर लिखा हुआ है कि promissory note can't be made payable to bearer। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, ध्यान में रखना, promissory note can't be payable to bearer, याद रखना, promissory note जो है ना वो bearer को payable नहीं हो सकता, it has to be payable to a certain person or to the order। So this was everything about promissory note। तालियां दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लग रहा है ना एकदम तोप वाला रिविजन, स्पीड पकड़ लेंगे, आप खाली जुड़े रहो, अचानक से स्पीड पकड़ लेंगे जब फ्लो आ जाएगा, और कोई स्टंट करने नहीं आए हो, ठीक है। मेरे को पता है तुम लोग बोलोगे सर मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है, सब झूठ। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। सेल्फ स्टडी जो है रिवीजन के बाद कर लेना, क्योंकि मैं जब आया हूं तुमको सेल्फ स्टडी करवाने, तुमको रिवीजन करवाने, तो ये रिवीजन अगर कर लोगे ना तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी में अगर तुम्हारा मान लो से फॉर एग्जांपल 10 घंटा लगना है जो काम करने में, वो 2 घंटा लगेगा, मतलब तुम्हारा 80% एफर्ट्स कम हो जाएगा, 80% टाइम सेव हो जाएगा इफ यू वॉच दिस मैराथन। Promissory note is done. Bill of exchange, section number 5. Bill of exchange, section number 5, boys and girls. Bill of exchange, section number 5. बेटा bill of exchange भी क्या रहता है? Bill of exchange is also an instrument in writing. Yes, bill of exchange is also an instrument in writing. बिल्कुल ये भी एक instrument in writing है, containing an unconditional। यहां पर क्या है ना, promissory note में undertaking था, यहां पर क्या है? Order है। So bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person। यहां पर जो मेकर है ना वो साइन कर रहा है और डायरेक्ट कर रहा है कि सामने वाला मेरे को पैसा देगा, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। सो ड्रॉयर साइन बाय द मेकर मतलब समझ में आ रहा है, ड्रॉयर ऑफ द बिल जो है ना, ड्रॉयर, मान लो अगर हम गुड्स बेचे हैं, अगर हम माल बेचे हैं आपको, अगर हम आपको माल बेचे हैं तो हम ना बिल ड्रॉ करेंगे आपके ऊपर और हम आपको ऑर्डर करेंगे चल पैसा दे, तो साइंड बाय द मेकर यानी ड्रॉ, डायरेक्टिंग द सर्टेन पर्सन टू पे वही सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द बेरर। तो
क्या मेन फर्क है बेटा प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में? फटाफट देख लो। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन नंबर कौन सा बेटा? 4 है। बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन नंबर कौन सा बेटा? 5 है। प्रॉमिसरी नोट सेक्शन नंबर 4 है और बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5। प्रॉमिसरी नोट में तो यार ये तो बच्चा बच्चा जानता है, पहला दो डिफरेंस तो बच्चा बच्चा लिख सकेगा। प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग और यहां पर अनकंडीशनल ऑर्डर। इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? प्रॉमिसरी नोट में जो मेकर है ना, जो बना रहा है, वो पे करेगा, वो पेयर है ना। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर मैंने आपको माल बेचा है, मैंने गुड्स बेचा है, तो मैं थोड़ी ना पे करूंगा यार, मैं तो तेरे से रुपया पाएगा। मैंने माल बेचा है, आई हैव सोल्ड यू द गुड्स मैन, आई एम हैविंग रिसीवेबल्स फ्रॉम यू, आई हैव सोल्ड यू द गुड्स, सो सेलर इज गोइंग टू ड्रॉ द बिल। तो सेलर इज गोइंग टू ड्रॉ द बिल, तो सेलर ही तो मेकर है ना, तो वो तो पे ही है, उसको तो रुपया मिलेगा। समझ में आ गया सर? प्रॉमिसरी नोट में जो बनाता है वो चुकाता है, मेकर इज अ पेयर। बट बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर इज अ पेई। यहां दो ही पार्टी है, मेकर एंड पेई, ठीक है ना। लेकिन यहां पर 3 पार्टी है, मेकर जो ड्रॉयर है, सामने वाला ड्रॉई है, और फिर पेई भी, अगर हम इंडोर्स करते हैं तो कोई और पेई भी हो सकता है। क्लियर है सर? लायबिलिटी जो मेकर का है ना बेटा, लायबिलिटी ऑफ द मेकर, प्रॉमिसरी नोट के केस में जो मेकर है वही पेयर है। अरे मेकर ही तो पेयर है, तो उसका लायबिलिटी प्राइमरी है एंड अनकंडीशनल। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉयर का जो लायबिलिटी है, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉयर का जो लायबिलिटी वो सेकेंडरी है एंड कंडीशनल है। क्यों ड्रॉयर का लायबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है? बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर ही तो ड्रॉयर है ना, तो उसका लायबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल क्यों है? मान लो मैंने बिल ड्रॉ किया ड्रॉई के ऊपर, तो प्राइमरी लायबिलिटी तो यार सामने वाला ड्रॉई का है, प्राइमरी लायबिलिटी तो ड्रॉई का है। लेकिन मान लो वो बिल क्या किया ना, ड्रॉयर ने इंडोर्स कर दिया, मैंने ये बिल जो है ना इंडोर्स कर दिया, मान लो बैंक के साथ डिस्काउंट करा लिया है, क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया। तो सोचो तो, अगर सामने वाला ड्रॉई फ्यूचर में बिल को मैच्योरिटी डेट पर डिसऑनर कर देता है, तब तो यार ड्रॉयर का लायबिलिटी आ जाएगा ना। अगर फ्यूचर में ड्रॉई डिसऑनर करता है तभी मेरा लायबिलिटी आएगा, अगर मैंने बिल डिस्काउंट कराया था या इंडोर्स किया था। तो मेरा लायबिलिटी जो है ना सेकेंडरी एंड कंडीशनल है। क्लियर है सर? मक्खन एकदम। फिर आ जाओ बेटा चेक, सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 चेक। अरे इतने सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लाइक बटन दबाना भूल गए तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया बेटा, एहसान फरामोश मत बनो, लाइक बटन दबाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ, पॉजिटिव एनर्जी आने दो, लेट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। तो प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, अब बारी है चेक का। चेक का सेक्शन नंबर बताओ 6। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, चेक मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज यार, चेक मीन्स अ बिल ऑफ, चेक तो एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, with two main differences. Drawn on a specified banker. Check is drawn on a specified banker and payable on demand. Bill of exchange is payable on maturity, but check is payable on demand. So check means a bill of exchange which is drawn on a specified banker and payable on demand, and it includes electronic image of truncated check and check in electronic form. So check section number 6 means a BOE drawn on specified banker and payable on demand and includes electronic image of truncated check and check in electronic form. अब मेन डिफरेंसेस क्या है बेटा BOE और चेक के अंदर देख लो। सबसे पहले तो आपको पता है BOE सेक्शन 5, चेक सेक्शन 6। BOE इज पेबल ऑन, पहले BOE का पूरा देख लो। BOE क्या है? पेबल ऑन क्या रहता है? BOE तो बिल तो पेबल ऑन मैच्योरिटी होगा एंड इट इज ड्रॉन ऑन एनीवन, बट चेक क्या है? चेक इज पेबल ऑन डिमांड एंड ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। अच्छा, बिल में 2 चीज होता है, क्या 2 चीज होता है बताओ तो? सर बिल में ना 3 दिन का ग्रेस डे मिलता है, और सर बिल में ना रेवेन्यू स्टैंप लगाना पड़ता है। लेकिन चेक में 3 दिन का ग्रेस डेट नहीं होता, कोई रेवेन्यू स्टैंप भी नहीं लगता। अब 2 चीज ऐसा है जो BOE में नहीं होता लेकिन चेक में होता है, स्टॉप पेमेंट एंड क्रॉसिंग। BOE में स्टॉप पेमेंट क्रॉसिंग नहीं होता, लेकिन चेक में आप स्टॉप पेमेंट करा सकते हो एंड क्रॉसिंग ऑफ चेक भी होता है। क्लियर है सर? मक्खन सर। सर चेक के डेफिनेशन में 2 शब्द आए थे, इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड ट्रंकेटेड चेक। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक मतलब तो बहुत क्लियर है यार, चेक विच इज मेड यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। चेक विच इज मेड यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर ऑनलाइन, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। चेक मेड यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर ऑनलाइन, उसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक, ठीक है। और ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? ट्रंकेटेड चेक कुछ नहीं है, जो चेक फाड़ दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ड्यूरिंग क्लियरिंग, ठीक है। जो भी एक दूसरे, समझो बैंक लोग एक दूसरे से अपना क्लियरिंग नहीं कराते, पता नहीं बात? हाँ सर पता, बैंक लोग एक दूसरे से अगर रुपया पाते हैं तो किसके थ्रू सेटलमेंट होता है? RBI हम लोग का क्लियरिंग हाउस है। तो अगर ICICI बैंक HDFC बैंक से पाता है और HDFC बैंक भी ICICI बैंक से पाता है, जो कि होता रहता है, आपस में उन लोग सेटलमेंट नहीं करता, सारा का सारा क्लियरिंग उन लोग को कौन करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI।
तो जो फिजिकल चेक रहता है ना, पेपर चेक, वो ट्रंकेट कर दिया जाता है, ठीक है, उसका फोटो लेकर के, फोटो यानी उसको डिजिटलाइज करके पेपर को फाड़ दिया जाता है, ठीक है, उसी को ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं. सो इट इज नथिंग बट अ पेपर चेक विच इज ट्रंकेटेड यानी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द क्लियरिंग साइकिल. क्लियर है सर? बट जो ओरिजिनल राइटिंग था ट्रंकेटेड चेक का, ऑब्वियस सा बात है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. अरे फाड़ने के पहले उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तब फाड़ दो, मक्खन सर. क्रॉसिंग ऑफ चेक, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी अभी हम लोग थोड़े पहले सीखे थे कि चेक जो है ना वो क्रॉस किया जा सकता है. कोई मेरे को बता सकता है कितना प्रकार का क्रॉसिंग होता है? सब बच्चे बता देंगे सर. जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग. स्पेशल क्रॉसिंग को स्पेसिफिक क्रॉसिंग भी बोलते हैं हम लोग. सो एक होता है जनरल क्रॉसिंग और एक होता है स्पेशल. स्पेशल इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक क्रॉसिंग. दोस्तों स्पेशल क्रॉसिंग को हम लोग स्पेसिफिक क्रॉसिंग भी बोलते हैं. राइट सर, राइट. सुनो, जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है बेटा? जनरल क्रॉसिंग, ये दोनों क्या है? ये दोनों से चेक प्रोटेक्ट होता है. चेक गेट्स प्रोटेक्टेड. 100% प्रोटेक्शन का ही नहीं मिलता, बट चेक थोड़ा बहुत जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है. कैसे प्रोटेक्ट होता है मैं आपको बताता हूं. कैसे प्रोटेक्ट होता है कैसे प्रोटेक्ट होता है वो मैं आपको बताता हूं. बहुत ध्यान से समझना. रेगुलर बैच में समझाया हुआ है, लेकिन अभी मैं एफर्ट ले रहा हूं एकदम टनाटन आपको रिवाइज करा दो. मान लो से फॉर एग्जांपल कोई क्रॉसिंग नहीं किया हुआ है, नॉर्मल चेक है, कोई क्रॉसिंग नहीं किया हुआ, अकाउंट पे वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई लाइन ट्रांसफर्स लाइन कुछ नहीं खींचा हुआ, नॉर्मल चेक है. मेरा स्टूडेंट ने मेरे को दिया. मेरा स्टूडेंट भरत है, भरत ने मुझे ये चेक दिया, ठीक है. अब वो चेक मान लो चोर चोरी कर लिया. चोर चोरी करके, भरत ने मान लो आईसीआईसी बैंक का चेक दिया था, वो चोर चेक मेरे से चोरी करके आईसीआईसी बैंक के पास गया और आईसीआईसी बैंक बोला भाई चेक पलटो, साइन कर दो, हमको इंडोर्स कर दो. चेक के पीछे लिख करके इंडोर्स कर सकते हैं अपने. तो चोर क्या किया? चेक के पीछे साइन कर दिया, मोहित अग्रवाल का डुप्लीकेट साइन मार दिया. आईसीआईसीआई बैंक के पास थोड़ी ना मोहित अग्रवाल का साइन है, भरत का बैंक था आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है. और चोर क्या किया? मेरे से चेक चोरी कर लिया और पेइंग बैंकर के पास चला गया. चोर चेक चोरी करके पेइंग बैंकर आईसीआईसी बैंक के पास चला गया और उसने चेक इंडोर्स कर दिया आईसीआईसी बैंक को और काउंटर पे पैसा ले लिया. पैसा तो गया और बैंक को क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज बैंक हैज एक्टेड इन गुड फेथ. उसको नहीं पता था कि सामने वाला चोर है, एंड वैल्यू भी दिया है, पैसा भी दिया है. तो अभी अभी हम लोग थोड़े पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन पढ़े थे कि किसी को भी एनआई का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, वो इज एक्टेड इन गुड फेथ एंड गिवन वैल्यू. सो बैंक हैज एक्टेड इन गुड फेथ एंड गिवन वैल्यू. सो बैंक को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा. बैंक भरत का अकाउंट से रुपया काट लेगा. पूरे ट्रांजेक्शन में भुगतेगा कौन? तुमको लग रहा है भरत? ना, एमए. भरत थोड़ी ना मेरे को फिर से फीस देगा यार, समझो चीज को. तो हम क्या करेंगे फिर? हम चोर के ऊपर केस करेंगे, पुलिस ढूंढते रहेगा. जय राम जी की. भरत अरोरा, भरत अरोरा बोल रहा है मैंने कब दिया चेक आपको? अरे बेशरम. चला, समझ में आ गया सर? क्लियर है सर? अब मैं चैट वगैरह नहीं देख रहा हूं प्लीज. तो अब चेक प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? चेक प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है जनरल क्रॉसिंग. जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है? दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन टान दिया जाता है. जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है बेटा? दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन टान दिया जाता है. जनरल क्रॉसिंग में दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन टान दिया जाता है विद और विदाउट एनी वर्ड्स रिटन बिटवीन देम. इट इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग. इट्स एन इंस्ट्रक्शन. इट इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द पेइंग बैंकर. इट इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द पेइंग बैंकर. जनरल क्रॉसिंग इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द पेइंग बैंकर कि इंसानों को पैसा मत देना, सीधा अकाउंट में पैसा डालना. ये देख, इट्स एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द पेइंग बैंकर टू पे द प्रोसीड्स ऑफ चेक ओनली टू अनदर बैंकर. तो अब मान लो अगर चेक में ये जनरल क्रॉसिंग किया हुआ रहता और ये चेक चोर चोरी करके आईसीआईसी बैंक के पास जाता, आईसीआईसी बैंक क्या उस चोर को काउंटर पे पैसा देता? नहीं देता, क्योंकि जनरल क्रॉसिंग किया हुआ है. वो सीधा अकाउंट में रुपया डिपॉजिट करेगा. समझ में आ गया सर? तो इट्स एन इंस्ट्रक्शन टू द पेइंग बैंकर कि तुम इंसान को पैसा मत देना, कलेक्टिंग बैंकर को पैसा देना. पेइंग बैंकर खाली बैंकर को पैसा देगा. स्पेशल क्रॉसिंग तो एक लेवल और ऊपर है. स्पेशल क्रॉसिंग में तो क्या होता है? हम लोग ना बैंकर का नाम भी लिख देते हैं. तो स्पेशल क्रॉसिंग में ये दो डंडी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट बैंकर का नाम पक्का रहेगा. मान लो एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक. इससे क्या होगा? इट्स एन इंस्ट्रक्शन टू पेइंग बैंकर. पेइंग बैंकर कौन था? आईसीआईसीआई. कि यू विल ओनली पे द प्रोसीड्स टू एचडीएफसी बैंक, नो अदर बैंकर. जनरल क्रॉसिंग वॉज an instruction to paying banker. General crossing
was an instruction given to the paying banker. General crossing was an instruction given to the paying banker to pay the proceeds to another banker, any banker. But special crossing में it's an instruction given to the paying banker to pay the proceeds only to the particular banker whose name is mentioned. अलग लेवल का प्रोटेक्शन है, जबरदस्त प्रोटेक्शन. नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग. बेटा रेगुलर बैच में ये पूरा एक क्लास में समझाते हैं एग्जांपल्स के साथ, बट अभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन चल रहा है, समझ में आ गया होगा. जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है? इट्स एन इंस्ट्रक्शन कि पेइंग बैंकर जो है ना इंसान को पैसा देगा. नहीं, पेइंग बैंकर किसको देगा? कलेक्टिंग बैंकर को पैसा देगा. स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है? पेइंग बैंकर स्पेसिफाइड कलेक्टिंग बैंकर को सिर्फ पैसा देगा जिसका नाम मेंशन है. क्लियर है? नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग एग्जाम में हर टर्म में समझ लो, हर दूसरा टर्म में आता है और 90% बच्चे हर दूसरा टर्म में गलत करके आते हैं. एग्जाम में आ जाएगा नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग. क्या मतलब? अगर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है तो क्या ट्रांसफरेबल है? अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नॉट नेगोशिएबल लिख दिया जाए तो क्या वो ट्रांसफरेबल रहेगा? बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ट्रांसफरेबल फिर नहीं रहेगा. अरे ट्रांसफरेबल रहेगा. नॉट नेगोशिएबल का यह मतलब नहीं होता कि इट्स नॉट ट्रांसफरेबल. इट इज वेरी वेल ट्रांसफरेबल. तो इट डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट ट्रांसफरेबल. ये बात तो दिमाग में बैठा लो. इट डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट ट्रांसफरेबल. इट इज वेरी वेल ट्रांसफरेबल. तो फिर क्या है? तो फिर क्या है भाई? पहले मैं आपको बता दूं, इट डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट ट्रांसफरेबल. इट इज वेरी वेल ट्रांसफरेबल. तो फिर नॉट नेगोशिएबल मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल मतलब समझ में आया था ना तेरे को? नेगोशिएबल समझ में आया था ना? तो नॉट नेगोशिएबल भी समझ में आना चाहिए. जैसे गुड समझ में आता है तो नॉट गुड समझ में आना चाहिए, है ना? इंटेलिजेंट समझ में आता है तो नॉट इंटेलिजेंट समझ में आना चाहिए. ब्यूटीफुल समझ में आता है तो नॉट ब्यूटीफुल समझ में आना चाहिए. वैसे नेगोशिएबल अगर समझ में आता है तो नॉट नेगोशिएबल भी समझ में आना चाहिए. नेगोशिएबल में क्या था? नेगोशिएबल का डेफिनेशन में खास बात क्या था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी इन विच इज एक्वायर्ड बाय एनीवन हु टेक्स इट इन बोना फिडे एंड फॉर वैल्यू. भले ही सामने वाला का टाइटल डिफेक्टिव था. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि अगर आप चोर से भी लोगे ना, चोर से भी लोगे तो भी आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा अगर आपने गुड फेथ और वैल्यू दिया. तो नॉट नेगोशिएबल लिख दिया जाए तो समझ जाओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक चोर भी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता था. नॉट नेगोशिएबल में समझ में आ गया सर, एक चोर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता. ऑल्दो यू सैटिस्फाई both the conditions of acting in good faith and for value, but still a thief cannot transfer the ownership to you if you, भले ही आपने गुड फेथ में एक्ट किया और वैल्यू दिया है. ये होता है नॉट नेगोशिएबल. मतलब लेने के पहले तुमको जांच लेना पड़ेगा कि सामने वाला चोर तो नहीं है ना, और अगर चोर निकला तो तुमको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा. इट कैन बी ट्रांसफर्ड बट अ नॉन ओनर कैन नॉट ट्रांसफर इट्स ओनरशिप even if the other person took it in good faith and for value. सर आज तक नहीं समझ में आया था, अभी समझ में आ गया. और क्या तरीका था सर? क्या तरीका था? नेगोशिएबल समझ में आ गया था तो नॉट नेगोशिएबल भी समझ में आ जाएगा. क्लियर है सर? मक्खन. हाँ जी, अब आ जाइए होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर. Boys and girls, please come to holder and holder in due course. होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर आ जाइए. होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर आ जाइए. बच्चों ये क्लियर हुआ ना ये कंसेप्ट नॉट नेगोशिएबल? फटाफट मेरे को बता दो बेटा, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नॉट नेगोशिएबल क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर. ऑसम सर, ऑसम. मक्खन है सर, जबरदस्त सर. चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बॉयज एंड गर्ल्स. आ जाइए बेटा होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर. होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर आ जाइए बेटा, फटाफट आ जाइए. लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. कोई भी पोर्शन रिपीट ना करने बोले, क्योंकि ये रेगुलर बैच नहीं चल रहा है, ये रिवीजन चल रहा है. रिस्पेक्ट द रिवीजन एंड द टाइम. क्यों ऐसा तो है नहीं कि हम लोग खाली समझ में आ रहा है इक्का दुक्का कंसेप्ट करने वाले, सारे कंसेप्ट्स का करवाना है.
तो आपको एकदम ध्यान लगाना है, एकदम ध्यान लगाना है। लेट अस रेट होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर आ जाइए भाई। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स बता देता हूं। होल्डर इन ड्यू कोर्स एक ऐसा लीगल ओनर है, दोनों ही लीगल ओनर है, पहले ये बात समझ लो। एक चोर को रास्ते में पड़ा हुआ बिल मिल गया, या चोर बिल चोरी कर लिया, चोर ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चोरी कर लिया, या फिर तुमको रास्ते में पड़ा हुआ, यू आर अ फाउंडर ऑफ द लॉस्ट बिल, तो तुम्हारे हाथों में भली बिल है बट तुम होल्डर नहीं हो, तुम लीगल ओनर नहीं हो। रास्ते में पड़ा हुआ चीज उठा लोगे, क्या लीगल ओनर बन जाओगे? नहीं, दोनों ही लीगल ओनर है। होल्डर भी लीगल ओनर होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स भी लीगल ओनर होता है, मैं बता दूं। तो चोर होल्डर भी नहीं होता, होल्डर इन ड्यू कोर्स बहुत दूर का बात है, वो होल्डर भी नहीं होता। जो फाउंडर ऑफ द लॉस बिल रहता है वो भी होल्डर नहीं रहता, एजेंट भी होल्डर नहीं रहता। क्लियर है सर? क्योंकि उन लोग ओनर नहीं है। तो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स दोनों लीगल ओनर है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास लीगल ओनरशिप आया है बाय पेइंग कंसिडरेशन in good faith and he has acquired the bill before maturity. He is a legal, HIDC is a legal owner who has acquired NI after paying consideration in good faith and he has acquired the bill before maturity. और इसको ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा, ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, he is more privileged. NI Act 1881 has given more privileges to HIDC in comparison to holder. सारा प्रिविलेज HIDC को है। हाँ, HIDC होल्डर तो है ही, ऑब्वियस बात है, होल्डर मतलब लीगल ओनर, तो HIDC लीगल ओनर तो है ही, होल्डर तो है ही। So every holder in due course is a holder, but every holder is not a holder in due course. बहुत बार सुने होगे बट बहुत बार भूल जाते होगे। मैं बता दूं, जैसे मोहित अग्रवाल, बड़ा नाम क्या है रे? मोहित अग्रवाल, और एक है मोहित। तो हर मोहित अग्रवाल मोहित तो होता ही है, हर मोहित अग्रवाल मोहित तो होता ही है, बट क्या हर मोहित मोहित अग्रवाल होगा? नहीं। वैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स में नाम भी तो होल्डर है। हाँ? जैसे मोहित अग्रवाल के नाम में मोहित है तो हर मोहित अग्रवाल मोहित होता है, वैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स के तो नाम में होल्डर है, तो हर होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर तो होता ही है, बट हर होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनता। क्लियर है सर? सर कौन सा होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता है? जिसने कंसिडरेशन देकर के लीगल ओनरशिप हासिल किया है, हु हैज अक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट बाय पेइंग कंसिडरेशन इन गुड फेथ एंड बिफोर मैच्योरिटी, मोर प्रिविलेजेस आर गिवन एंड एवरी HIDC इज होल्डर। जैसे मान लो मैंने गुड्स बेचा और तुम्हारा बिल ड्रॉ किया, गुड्स बेच करके बिल ड्रॉ किया तो मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं, गुड्स बेच करके बिल ड्रॉ किया, इंडोर्स किया तो मैं HIDC हूं। लेकिन होल्डर कौन होता है? लीगल ओनर, बट ही हैज नॉट पेड, ही हैज नॉट नेसेसरीली पेड द कंसिडरेशन। गुड फेथ भी यहां पर जरूरी नहीं है, ही माइट हैव अक्वायर्ड द बिल इवन आफ्टर मैच्योरिटी, इनहेरिटेंस वगैरह के बाद, है ना? लेस प्रिविलेजेस है। एवरी होल्डर डज नॉट बिकम HIDC। एग्जांपल, गिफ्ट इनहेरिटेंस, मैंने अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तुमको गिफ्ट कर दिया, या फिर मान लो से फॉर एग्जांपल किसी के दादाजी वसीयत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपने पोता के नाम करके चले गए, तो अगर दादाजी वसीयत में विल बना करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पोता के नाम करके चले गए, तो ऑब्वियस बात है वो पोता होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, तो इनहेरिटेंस। ठीक है? और हो सकता है वो आफ्टर मैच्योरिटी उसको विल मिला हो, पॉसिबल है। इन लोग बताओ होल्डर है कि नहीं है, वेदर दे आर होल्डर और नॉट। मतलब एग्जाम में कितना बार आया हुआ है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है, मैं बयान नहीं कर सकता, पढ़ा सकता हूं, फटाफट बताओ यस और नो में बताना, होल्डर है कि नहीं है। बिल स्टोलन, सर हाथों में तो बिल है ही, अरे हाथों में बिल है तो होल्डर नहीं होता, लीगल ओनर है क्या? चोर क्या लीगल ओनर है क्या? नहीं। बी फाउंड अ बिल ऑन द रोड, नो, ही इज ऑल्सो नॉट अ होल्डर। एजेंट इज ऑल्सो नॉट अ होल्डर। गिफ्ट मिला है, हाँ तब गिफ्ट मिला है तो लीगल ओनर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है तो क्या हो? लीगल ओनर तो है ना, गिफ्ट मिला है, इनहेरिटेंस हुआ है, होल्डर है। ए इनहेरिटेड द बिल, होल्डर है। एफ के पास बिल है बट कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी ऑर्डर पास कर दिया है। ओ बाबा, अगर कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी ऑर्डर पास कर दिया है तो उसका सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, वो सब कोर्ट के पास वेस्ट करेगा, है ना? तो अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तब ये होल्डर नहीं है। अब आ जाओ प्रिविलेजेस ऑफ HIDC, प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, फटाफट आ जाइए बॉयज एंड गर्ल्स। प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर जबरदस्त, मतलब आई एम सो हैप्पी द वे द रिविजन इज गोइंग, जबरदस्त, ऑसम, अद्भुत, लवली। अरे बेशर्मो, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह शेयर तो कर सकते हो यार, शेयर तो कर दो, कम से कम ये वीडियो को शेयर तो कर दो। बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं हम लोग का छूट जाएगा, अरे मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं, शेयर कर दो, 30 सेकंड्स में दे रहा हूं, शेयर कर दो भाई, सबको ले आओ। और नोट्स वगैरह कहां से मिलेगा वो आप तक पहुंच जाएगा, हमारा ऐप में भी हम लोग लगा देंगे, MEPL क्लासेस ऐप, वहां ढूंढने में दिक्कत हो तो गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो भर देना, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो उसको भर देना। ठीक है? बच्चे पूछते हैं सर आपके एनर्जी का राज क्या है, आप लोग हैं और कोई नहीं।
इट जस्ट, देखो ये इतना जो मेहनत है ना, ये बिना लव के नहीं हो सकता। मतलब एक लेवल के बाद फिर रुक जाता है। आप देखते होंगे, आपको लगता होगा बस, मतलब और मोहित सर क्या रिवीजन कराएंगे, तो फिर आपको एक अनाउंसमेंट आता होगा, अरे ये भी है, अरे वो भी है। तो ये सब जो है ना, मैं आपको बता दूं, बिना प्यार के नहीं हो सकता, बिना प्यार के नहीं हो सकता। चलो, प्रिविलेजेस ऑफ एचआईडीसी में आपका स्वागत है। आ जाइए, प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये नोट्स एग्जॉस्टिव है, इतना पढ़ करके जाओगे आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स में आ जाओ बेटा। प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, बेटा प्रिविलेजेस ऑफ एचआईडीसी। देखो, इनकेस ऑफ फॉर्जरी, फॉर्जरी समझ में आ रहा है? हाँ सर, चोरी हो गया, बिल्कुल फटाफट एकदम। हाँ, इनकेस ऑफ फॉर्जरी, प्रिविलेजेस ऑफ एचआईडीसी इनकेस ऑफ फॉर्जरी मतलब चोरी हो गया, तो देखो क्या होता है। अगर फॉर्जरी, चोरी होकर के, चुरा लिया है बिल जो तुमने, अगर वो एचआईडीसी के पास चला गया ना, तो सनम वो जाकर के अपना कोई भी प्रायर पार्टी को स्यू कर सकता है, ठीक है। तो एचआईडीसी के पास भली चोरी किया हुआ बिल पहुंच गया, लेकिन एचआईडीसी अपने सारे प्रायर पार्टी लोग को स्यू कर सकता है पैसा मांगने के लिए। सो इनकेस ऑफ फॉर्जरी, एचआईडीसी कैन स्यू एनी ऑफ द प्रायर पार्टी। एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है ऐसे भी ये सब एग्जांपल्स ही आते हैं। एग्जांपल देखो, बी परचेज द गुड्स, ठीक है, बी जेन्युइन पार्टी है, उसने गुड्स खरीदा, किससे खरीदा? ए से। ए भी जेन्युइन पार्टी है, बेचारा ए माल दे रहा है, एंड एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। बी ने माल खरीदा ए से, बी ने माल खरीदा ए से, और इसलिए ए ने उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया बी के ऊपर, विच वाज एक्सेप्टेड बाय बी, ड्रॉन बाय ए, एक्सेप्टेड बाय बी, ओके। तो अब बिल किसके हाथ में रहेगा? ऑब्वियस बात है, सेलर ए है तो ए के हाथ में रहेगा। हे भगवान, ए के हाथ में जो बिल था, सी फॉर चोर, चोरी कर लिया, बिल स्टोलन बाय सी फॉर चोर। अब क्या हुआ? चोर जो है ना, चोर जिसके हाथ में बिल है, वो भागा भागा गया डी के पास, डी को बिल दे करके, बिल इंडोर्स करके उससे सामान खरीद लिया। तो डी बेचारा जो है ना, उसको नहीं पता कि सामने वाला चोर है। डी ने गुड्स बेचा ना, डी ने गुड्स बेचा ना, हाँ सर, डी ने गुड्स बेचा मतलब वैल्यू दिया। सो डी के पास ये जो बिल आ रहा है, क्या डी दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? भले सामने वाला चोर है, बट डी क्या दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, डी दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो एचआईडीसी है, बिकॉज ही अक्वायर्ड द बिल इन गुड फेथ। उसको नहीं पता था कि सामने वाला चोर है, and he has acquired the bill by paying consideration and before maturity. So D becomes holder in due course. He can recover from any of the prior party. मतलब D जो है ना, C, B, A किसी को भी स्यू कर सकता है इन लोग से अमाउंट रिकवर करने के लिए। मक्खन सर, मतलब जस्ट इमेजिन द सीन, आंख बंद करो और सीन इमेजिन करो। किसका बिल खो गया था? ए का। ए बिल ढूंढे जा रहा है, ठीक है। लिटरली ऐसा नहीं होता, बट याद रखने के लिए इमेजिन करो, ए बिल ढूंढे जा रहा है, अचानक से होल्डर इन ड्यू कोर्स का एंट्री होता है डी का। कहीं तुम इसी बिल को तो नहीं ढूंढ रहे हो? ए बोलता है हाँ यही तो है। डी बोलता है चलो पैसा दो, बिल का पैसा। बोला क्या बोल रहे हो, मेरा ही बिल चोरी हुआ, हम ही पैसा दे। हाँ, मैं एचआईडीसी है, ये रहा देख, रसीद वसीद सब लेकर के आया भाई, सब रसीद वसीद लेकर के आया है, मैंने ये माल खरीदा है गुड फेथ में, वैल्यू भी दिया है, चल चल बना बजी नहीं, पैसा दे, पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है सर? याद रखना, एचआईडीसी ऑलवेज गेट अ बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर। ऑब्वियस बात है, होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑलवेज गेट्स अ बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर। या ट्रांसफरर कौन था? चोर था, बट एचआईडीसी गेट्स अ बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर चोर। एग्जांपल सेम एज अबव। मतलब जो डिफेक्ट है ना, एचआईडीसी जो है ना, उसके पास आने से सारा डिफेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। द डिफेक्ट गेट्स एलिमिनेटेड इन द हैंड्स ऑफ एचआईडीसी। आहा, अति सुंदर। द डिफेक्ट गेट्स एलिमिनेटेड, मतलब एचआईडीसी जो है ना, गंगा नदी के समान है, वहां पर जो भी बिल आएगा, एचआईडीसी है ना, वो गुड फेथ में लिया है ना, बिल्स पवित्र हो जाएगा। जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आएगा एचआईडीसी के पास, पवित्र हो जाएगा, सारे मैल धुल जाते हैं एचआईडीसी के पास आने पर, सारे मैल धुल जाते हैं। डिफेक्ट गेट्स एलिमिनेटेड इन द हैंड्स ऑफ एचआईडीसी। मक्खन सर, अब एग्जाम में एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आता है और बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। मैं बता दूं, ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में मतलब 75% बच्चे जो है ना, वो गलत करते हैं। ये रिवीजन के बाद गलत नहीं होगा। सुन लो भाई, इसमें क्या है, सुन लो, सुन लीजिए। देखिए, जो ड्रॉयर है, मान लो बी, ठीक है, और ए ड्रॉई है, ठीक है, तो बी ड्रॉयर है और ए ड्रॉई है। बिल बी के हाथ में था, जो कि बी ही ड्रॉयर था।
स्टोलन बाय सी। ठीक है, ओए सुन, बी के हाथ में जो बिल था, सी फॉर चोर, चोरी कर लिया। ठीक है सर, सी फॉर चोर, चोरी कर लिया। अब ये बिल किसके पास गया? डी के पास, जो एचआईडीसी है। डी ने गुड्स वगैरह बेचा, ठीक है, डी एचआईडीसी है, तो डी को ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। अब डी जो है ना, ये ई को ट्रांसफर कर रहा है, एंड ई को अच्छे से पता है कि इट वॉज स्टोलन बाई सी। ई को अब अच्छे से पता है कि जो बिल डी ट्रांसफर कर रहा है, डी के पास आया था चोर से। ये बात ई को पता है। मेरे सवाल को जवाब दो, क्या ई भी एचआईडीसी माना जाएगा? और क्या ई अपने प्रायर पार्टी को स्यू कर सकेगा? भले ही इसको पता है कि यह बिल चोरी का था, फिर भी ई चोर से थोड़ी ना ले रहा है भाई, ई तो खुद एचआईडीसी से ले रहा है। तो बिल में तो सारा डिफेक्ट जो है वो दूर हो चुका है एचआईडीसी के पास आने के बाद। तो अब अगर ई को यह बात पता भी है ना कि डी को यह बिल चोर से मिला है, तो ई इसमें क्या करेगा? क्या ई कॉन्स्पिरेसी में थोड़ी ना है? ठीक है, ई थोड़ी ना यार चोर से बिल ले रहा है, तो ई को ओनरशिप बिल्कुल मिलेगा और वो अपने प्रायर पार्टी को स्यू कर सकता है। याद रखना, डी को अगर पता होता कि सी चोर है, तब डी को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन डी को तो नहीं पता था ना, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, डी एचआईडीसी बन गया, बिल पवित्र बन गया। अब भले ही ई को यह बात पता है कि डी के पास चोरी का बिल था, डजंट मैटर, ई भी अपना प्रायर पार्टी को स्यू कर सकता है। मक्खन सर, जबरदस्त, ऑसम। ई कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ऑल द प्रायर पार्टीज। ठीक है, अब आ जाइए बेटा इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट के अंदर। बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज कम टू इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट। फटाफट आ जाइए दोस्तों, इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाइए। इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट यानी इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। अमाउंट लिखना बाकी है, ब्लैंक बिल, ब्लैंक चेक। कभी ब्लैंक बिल, ब्लैंक चेक देखा है? यस सर, बिल्कुल देखा है। तो वो इनकॉइट हुआ ना, इनकम्प्लीट हुआ ना। इन केस ऑफ इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट यानी इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, HIDC can recover up to the amount supported by the revenue stamp. HIDC can recover the amount supported by the revenue stamp. Clear है सर? तो इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट जो है ना बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज ये सब में रेवेन्यू स्टैम्प लगता है, तो रेवेन्यू स्टैम्प जितना अमाउंट तक सपोर्ट करता है उतना अमाउंट तक आप, अगर HIDC है तो उतना अमाउंट तक आप रिकवर कर सकते हैं। देखो इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इट्स एन इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट बिकॉज अमाउंट नॉट फिल्ड अप। एग्जांपल देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। अरे ब्लैंक चेक नहीं सुना? इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट होता है, वैलिड है। ए परचेज किया गुड्स फ्रॉम बी ₹10,000 का, ठीक है, ध्यान से। ए बेचारा खाली 10,000 का माल खरीदा है बी से, एंड एक्सेप्टेड अ ब्लैंक बिल। ए को हड़बड़ी था, ही एक्सेप्टेड अ ब्लैंक बिल एंड गेव अथॉरिटी टू बी कि आप 10,000 भर लेना, मैं आपसे 10,000 का सामान खरीदा हूं, आप 10,000 भर लेना। बी फॉर बदमाश 25,000 25,000 अमाउंट फिलअप कर दिया, और वो रेवेन्यू स्टैम्प भी उतना सपोर्ट करता था जो बिल के ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प था। हे भगवान, ए तो खाली 10,000 का माल खरीदा था, लेकिन बी फॉर बदमाश ने 25,000 का अमाउंट भर दिया उसमें, और फिर इंडोर्स कर दिया सी को, जो कि HIDC है। मतलब उसने कंसिडरेशन दिया है, वैल्यू दिया है, गुड फेथ में एक्ट किया है, सी HIDC है। मेरा क्वेश्चन है, क्या सी ए से पूरा 25,000 रिकवर कर सकता है? हाँ, सी HIDC है, वो बी और ए से पूरा 25,000 रिकवर कर सकता है। सी कैन सी बी या फिर ए फॉर 25,000 बिकॉज सी इज एन HIDC। मक्खन सर, बी ए से 25,000 नहीं मांग सकता, 10,000 मांग सकता है, बट सी बिंग HIDC बी और ए से 25,000 मांग सकता है। क्लियर है सर, समझ में आ गया? HIDC को भयानक वाला जो है प्रोटेक्शन मिला है, प्रिविलेजेस मिला है। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो, एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट हो, HIDC कैन सी ऑल द प्रायर पार्टीज। बिल्कुल, क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं ये वाला बात। जैसे ये एग्जांपल देख लो, ए एक्सेप्टेड अ बिल। इस बार बिल एक्सेप्ट कौन कर रहा है बेटा? ए एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय बी। बढ़िया बात है, ए हैज एक्सेप्टेड अ बिल, ए हैज एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय बी। ठीक है, यस सर, ए एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय बी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बी 10। अच्छा, ए एक्सेप्ट किया है ना बिल ड्रॉन बाय बी? हाँ, ए एक्सेप्ट किया बिल ड्रॉन बाय बी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट कि बी जो है ना माल डिलीवर कर देगा। अरे ए एक्सेप्ट किया है बिल मतलब बी ड्रॉ किया है। बी ड्रॉ क्यों किया है बिल? क्योंकि बी सेलर है, बी विल डिलीवर द गुड, और ये सौदा हुआ था कि बी विल डिलीवर द गुड्स ऑन 10th जनवरी। ठीक है, बढ़िया बात है, 10 जनवरी तक बिल गुड्स डिलीवर हो जाना चाहिए। फिर क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 10 जनवरी तक गुड्स डिलीवर हो जाना चाहिए। बी इंडोर्स द बिल टू सी। अब बी क्या किया? ये बिल जो था इंडोर्स कर दिया सी HIDC को। अगर बी डिलीवर नहीं करता है गुड्स ए को, डजंट मैटर, सी HIDC है, देन बी कैन नॉट sue ए। ऑब्वियस बात है, बी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा तो ए को sue कर सकता, बट सी बीइंग HIDC कैन sue बोथ बी एंड ए। मक्खन सर, ऑसम ऑसम।
इसको पढ़ो, पॉइंट नंबर 6 को पढ़ो एक बार फटाफट बॉयज एंड गर्ल्स, रीड पॉइंट नंबर 6। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। बट एक बार इसको पढ़ो, पॉइंट नंबर 6 को पढ़ो बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वेरी फास्ट गाइस। जिन लोग अभी वीडियो देखना चालू किया फटाफट लाइक बटन दबा दो, अगर अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है तो। पढ़ा? अगर फिक्टिशियस नाम पर बिल बन जाता है, एचआईडीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एचआईडीसी को कोई नहीं बोल सकता नहीं नहीं यहां पर तो जो फिक्टिशियस नाम पर बिल बना था ना, इसलिए बिल इनवैलिड है। एचआईडीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही नाम नकली है। जो एचआईडीसी को दिया, जो भी प्रायर पार्टीज है, सबको एचआईडीसी आकर के ठोकेगा, यानी केस करेगा, सीयू करेगा अपना अमाउंट रिकवर करने के लिए। सो इवन इन केस ऑफ फिक्टिशियस बिल, एचआईडीसी कैन रिकवर अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम ड्रॉयर ऑफ द बिल। क्लियर है सर? ए ड्रीव अ बिल ऑन फिक्टिशियस नेम बी एंड इंडोर्स्ड टू सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम ए। जोरदार तालियां, ये था प्रिविलेजेस ऑफ एचआईडीसी, ये था प्रिविलेजेस ऑफ एचआईडीसी। अब आ जाओ बेटा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में आ जाओ, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, फटाफट आ जाओ बॉयज एंड गर्ल्स। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बेटा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन है मेड इन इंडिया, ड्रॉन या मेड इन इंडिया। देखो बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर है तो ड्रॉन, प्रॉमिसरी नोट है तो मेड, है ना? बिल ऑफ एक्सचेंज चेक है तो ड्रॉन बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट है तो मेड। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या है? जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मेड इन इंडिया एंड दूसरा कंडीशन या तो पेबल इन इंडिया हो या फिर ड्रॉन अपॉन अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। पहला कंडीशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मींस एन इंस्ट्रूमेंट विच इज ड्रॉन और मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया ये तो करना ही है, एंड आइदर पेएबल ऑल्सो इन इंडिया, चलो, या फिर पेएबल आउटसाइड इंडिया है, बट ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। चुप हो जाइए सर, मेड इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया या फिर ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मक्खन। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? जो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फॉरेन माना जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो इनलैंड, एक भी छूट गया तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। सर नेगोशिएशन बैक क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएशन बैक सर? सर व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएशन बैक सर? सर आखिर नेगोशिएशन बैक क्या होता है सर? नेगोशिएशन बैक क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनो। नेगोशिएशन बैक क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनो। जब इंडोर्स किया हुआ बिल खुद ही अपने पास आ जाए, अरे बाप रे क्या बोल रहे हैं सर, फिर से बोलिए। जब इंडोर्स किया हुआ बिल फिर से मेरे पास आ जाता है ना, इसको नेगोशिएशन बैक बोलते हैं। मतलब जो प्रायर पार्टी था वो फिर से होल्डर ऑफ द बिल बन जाता है, इसको नेगोशिएशन बैक बोलते हैं। व्हेन एनी प्रायर पार्टी ऑफ द बिल again becomes the holder, when any prior party of the bill again becomes the holder, again gets back the bill, this concept is called negotiation back. This concept is called negotiation back. जो प्रायर पार्टी है उसको फिर से जब बिल मिल जा रहा है, when the prior party again gets back the bill, this is called negotiation back. एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये एग्जाम्पल देखो। मान लो ए ने माल बेचा बी को, ए ने माल बेचा बी को और उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, ठीक है? ए ने माल बेचा बी को और उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, ठीक है? ए ने माल बेचा बी को और उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, तो बिल ड्रॉ कर दिया बी के ऊपर, तो ऑब्वियस बात है ना, अभी बिल किसके हाथ में है बेटा? अभी बिल है ए के हाथ में। अब ए क्या किया?
ए क्या किया भाई, ए इसको इंडोर्स किया सी को। अरे यार, ए वॉज सपोज टू पे सम अमाउंट टू सी, इज हैविंग द बिल, ए वॉज हैविंग सम अमाउंट पेबल टू सी, तो ए अपना बिल इंडोर्स कर दिया सी को, सी ने इंडोर्स कर दिया डी को, डी ने इंडोर्स कर दिया ई को, ई ने ये इंडोर्स कर दिया, फिर से मान लो ई वॉज हैविंग सम पेबल टू सी, ई ने इंडोर्स कर दिया सी को। ओ माय गॉड, C was supposed to pay to D, C endorsable to D. D was supposed to pay to E, D endorsable to E. E was also having some payable amount to C, so E endorsed the same bill to C. तो C तो प्रायर पार्टी था, उसके पास घूम फिर करके बिल वापस आ गया, बूमरैंग, ये रहा बूमरैंग की तरह फेंके और मेरे पास बिल वापस आ गया। मतलब जो प्रायर पार्टी है C, उसके पास घूम फिर करके बिल वापस आ गया। इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं नेगोशिएशन बैक। अब हम लोग क्या सीखे हैं कि इन लोग सब HIDC है, तो HIDC तो अपना प्रायर पार्टी लोग को स्यू कर सकता है। ये देखा जाए तो E का प्रायर पार्टी सी है ना, सोचो ना, ई का प्रायर पार्टी सी है, तो ई तो फिर सी का गला पकड़ सकता है, चल चल पैसा दे, लेकिन बिल तो फिर से सी के पास भी आ गया, तो सी का भी तो प्रायर पार्टी ई है, सी का भी तो प्रायर पार्टी ई हो गया, तो फिर सी भी ई का गला पकड़ेगा। तो नेगोशिएशन बैक में ये बोला गया, क्योंकि ई के पास ये पहले अधिकार आया था, देखो ना, ई के पास पहले अधिकार आया था कि वो सी का गला पकड़े, यानी सी से रुपया मांगे, इसलिए भली बिल नेगोशिएट बैक होकर किसी के पास आ गया है, सी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ई, C cannot recover the amount from E। वैसे ही D का प्रायर पार्टी कौन है? C। D का प्रायर पार्टी कौन है? D का प्रायर पार्टी C है, क्योंकि D ऑलरेडी C का गला पकड़ रखा है, C D का गला नहीं पकड़ सकता। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। लेकिन C ऑब्वियस बात है, A और B से तो रिकवर कर ही सकता है। ये ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ टू प्रिवेंट सर्किटरी एक्शन, नहीं तो फिर समझ में आ रहा ना, एग्जाम रेगुलर बैच में ऐसे गला भी पकड़ करके दिखाते थे। यस सर, यस सर, टू प्रिवेंट सर्किटरी एक्शन। मक्खन सर, फिर से ये वाला डायग्राम देख लो बेटा एक बार, क्या हुआ नेगोशिएशन में, फिर से एक बार देख लो बेटा। कुछ ऐसा हुआ, ए ने माल बेचा था बी को, इसलिए बी ने बिल एक्सेप्ट करके ए को दिया, ठीक है। अब ए ने इंडोर्स कर दिया सी को, सी ने इंडोर्स कर दिया डी को, डी ने इंडोर्स कर दिया ई को, ई ने इंडोर्स कर दिया सी को, तो नेगोशिएशन बैक हो गया ना। यहां पर प्रायर पार्टी सी था, उसके पास फिर से बिल आ गया, तो यहां तो नेगोशिएशन बैक हो गया ना। अब कानून क्या बोलता है, क्योंकि ये ई ऑलरेडी सी से रुपया मांगने का हक रखता था, क्योंकि ई ऑलरेडी सी का गला पकड़ रखा है, ई तो अपना सारा प्रायर पार्टी लोग से रुपया मांग सकता है, तो ई का माना तो प्रायर पार्टी सी भी था, उसका उससे रुपया मांग रहा था, इसलिए ये वाला सी ई से रुपया नहीं मांग सकता, क्योंकि ई के पास पहले अधिकार आया सी से रुपया मांगने का, इसलिए वाला सी ई से रुपया नहीं मांग सकता। वैसे ही ये डी का भी प्रायर पार्टी है सी, तो डी अपना प्रायर पार्टी सी का गला पकड़ रहा है, इसलिए ये सी डी से नहीं मांग सकता, नहीं तो सर्कुलर एक्शन हो जाएगा, सर्किटरी एक्शन हो जाएगा। मक्खन सर एकदम। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिवीजन चल रहा है तो अभी यहीं पर बता देता हूं, कि भाई अगर सी ने सैंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट कर रखा है, सैंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट में क्या होता है? सैंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट में हम लोग बोलते हैं, ले भाई बिल मैं इंडोर्स तो कर रहा है, लेकिन तुम मेरे ऊपर स्यू नहीं कर सकता, अगर फ्यूचर में बिल डिसऑनर हो जाए तो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता। ये होता है सैंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट। अगर सी फॉर चाणक्य बुद्धि है, सी फॉर चाणक्य बुद्धि, वो सैंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट किया, तब सी को तो कोई स्यू नहीं कर सकता। इसका मतलब तब ई और डी, ये वाला ई और ये वाला डी, फिर सी को स्यू नहीं कर सकता। तब अगर सी के पास ये बिल नेगोशिएशन बैक के बाद आ जाता है ना, क्योंकि ई और डी सी को नहीं स्यू कर सकता, क्योंकि सी ने सैंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट किया है, क्योंकि सी ने सैंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट किया है, क्योंकि सी ने सैंस रिकॉर्ड्स इंडोर्समेंट किया है, तो ई और डी सी को स्यू नहीं कर सकता। समझ में आया क्या? सी ने क्या किया? सैंस रिकॉर्ड्स इंडोर्समेंट किया, तो नोबडी कैन स्यू सी, तो ई और डी सी को स्यू नहीं कर सकता। अब अगर ये बिल घूम फिर करके सी के पास आता है ना, नेगोशिएशन बैक होकर के, तो ये वाला सी ई और डी को भी स्यू कर सकता है, क्योंकि ई और डी इस बार सी को स्यू नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सैंस रिकॉर्ड्स इंडोर्समेंट। सो इफ दिस सैंस रिकॉर्ड्स इंडोर्समेंट घूम फिर करके ये वाला बिल सी के पास नेगोशिएट बैक होकर के आता, तो ये वाला सी ई और डी को सेव कर सकता है। जबरदस्त सर, ऑसम।
क्वेश्चन देखो, कैन सी बिना सेंस कॉर्स के, कैन सी sue END if the bill is dishonored? No, because ED had the right to sue C. क्लियर है सर, बट इफ इट वाज सेंस रिकॉर्ड्स तब तो हो जाता। मक्खन सर, जबरदस्त। 6 टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट्स में आ जाइए बॉयज एंड गर्ल्स। 6 टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट्स आ जाइए। 6 प्रकार का इंडोर्समेंट। 6 टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट में 3 देसी 3 विदेशी, 3 देसी 3 विदेशी, 3 देसी और 3 विदेशी। बच्चा पूछ रहा है सर आप लाइव बैच लेते हो कि आप जीडीपीडी देते हो? मैं बच्चों को बता दूं, समय समय पर लाइव एट होम बैच भी आता है और जीडीपीडी वही लाइव एट होम बैच को हम लोग रिकॉर्ड करके देते हैं। ठीक है, तो लाइव बैच भी चलता है और जीडीपीडी भी चलता है। सर कहां से बुकिंग करना पड़ता है? www.meplclasses.com, यहां से बुकिंग करना पड़ता है बेटा, यहां से meplclasses.com से। अब दोबारा मत पूछना बेटा, meplclasses.com में जाओ, कोर्स सिलेक्ट करो और टना टन टन अपना कोर्स बुक कर लो और सही हाथों में जुड़ जाओ, सही हाथों के साथ जुड़ जाओ, सही जगह आ जाओ, तुम्हारा बल्ले बल्ले है। 6 टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट्स, 6 प्रकार के इंडोर्समेंट्स। तीन देसी 3 विदेशी, नाम है रे ऐसा, देसी नाम और विदेशी नाम। सुनो, ब्लैंक इंडोर्समेंट, ब्लैंक और एक नाम होता है जनरल इंडोर्समेंट, फिर होता है स्पेशल और एक नाम होता है स्पेशल इंडोर्समेंट का फुल इंडोर्समेंट, फिर सेंस रिकॉर्ड, सेंस प्राइस, फैकल्टेटिव। ठीक है, 6 प्रकार के इंडोर्समेंट होता है। ब्लैंक यानी जनरल, स्पेशल यानी फुल, फिर सेंस रिकॉर्ड्स, अरे ब्लैंक यानी जनरल, फिर स्पेशल यानी फुल। तो ब्लैंक, जनरल इंडोर्समेंट, स्पेशल और फुल इंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, फिर सेंस रिकॉर्ड, सेंस प्राइस, फैकल्टेटिव। चलो, ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट, थोड़ा फास्ट यार, रिवीजन चल रहा है, तुम लोग भूल जाते हो क्या? हाँ, ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट में क्या होता है? ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट बेसिकली कंटेन्स सिग्नेचर ऑफ द इंडोर्सर। ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट कंटेन्स, इंडोर्सर खाली क्या कर देता है? साइन कर देता है। ठीक है, अच्छा, इंडोर्समेंट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एलोंगे व्हिच मींस राइटिंग ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। राइटिंग ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखते हो? इंडोर्स्ड एंड साइन बाय द इंडोर्सर। So it has originated from Latin word elonge, which means writing on the back of the instrument. Okay. Blank endorsement में क्या होता है? इंडोर्सर खाली साइन कर देता है, इंडोर्स कर देता है, इंडोर्सी का नाम नहीं लिखा हुआ रहता, इंडोर्सी का नाम नहीं लिखा हुआ रहता, इसलिए पेबल टू बेयरर हो जाता है। स्पेशल और फुल इंडोर्समेंट में हम साफ साफ लिखते हैं इंडोर्स टू भरत और टू हिज ऑर्डर, इट विल कंटेन द नेम ऑफ द इंडोर्सी एंड पेबल टू हिज ऑर्डर, पे टू राम और टू हिज ऑर्डर। रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट में क्या होता है? इंडोर्सर जो है ना लिख देता है पे टू राम ओनली, ताकि राम और किसी को इंडोर्स नहीं कर सके। इंडोर्सर रेस्ट्रिक्ट्स द फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लाइक पे टू राम ओनली। सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट, सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट, रिकॉर्स अभी थोड़े पहले मैंने समझा दिया था सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट। यस सर, कि भाई जो इंसान सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट करेगा आप उसको स्यू नहीं कर सकते। क्लियर है सर। सेंस प्राइस इंडोर्समेंट में क्या होता है? आप बिल के ऊपर किया हुआ खर्चा भी उससे रिकवर नहीं कर सकते। सेंस रिकॉर्ड्स में क्या होगा? अगर मैं सेंस रिकॉर्ड्स कर रहा है, बिल अगर डिसऑनर हो जाए, मेरे को सू नहीं कर सकता तुम बिल का अमाउंट के लिए। सेंस प्राइस अगर मैं कर रहा है, बिल के ऊपर जो खर्चा हुआ है जैसे नोटिंग चार्ज वगैरह, वो भी मैं रिकवर, तो मेरे से रिकवर नहीं कर सकता, मैं नहीं देगा वो सब। ये होता है सेंस प्राइस इंडोर्समेंट। और फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट क्या होता है? फैकल्टेटिव जो है ना, डोंकी लोग करता है फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। इंडोर्सी को बोलता है, अगर इंडोर्सी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर में बिल डिसऑनर हो जाए ना, तो नॉर्मली इंडोर्सी अपना प्रायर पार्टी लोग को स्यू कर सकता है नोटिस ऑफ डिसऑनर देकर के। लेकिन अगर मैंने फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट किया है बिना नोटिस ऑफ डिसऑनर भी है, तुम मेरा गला पकड़ सकते हो, मेरे को स्यू कर सकते हो। यह होता है फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट।